Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. This is very special video on absurd literature for UGC NET, GATE and TGT, PGT, LT, GIC. तो please वीडियो को like और share करें and do not forget to subscribe the channel. In this video, we will do a detailed study on this topic. So let us move. In this topic, we will see what is the meaning of absurd. Absurd जो word होता है, इसका मतलब क्या होता है? Absurd का मतलब होगा आपका meaninglessness या फिर lack of meaning. ठीक है, तो जो चीज इलॉजिकल हो, जिसमें लॉजिक नहीं हो, मीनिंग नहीं हो, दैट इज कॉल्ड एब्सर्ड. फिर व्हाट इज एब्सर्ड लिटरेचर? तो जब हम लिटरेचर में एब्सर्डिटी देखेंगे तो दैट इज एब्सर्ड लिटरेचर. लिटरेचर में एब्सर्डिटी का मतलब क्या है कि ऐसा लिटरेचर जिसका कोई मतलब ना निकले, जिसकी कोई मीनिंग ना निकले, जिसमें कोई प्लॉट ना हो, तो वो एब्सर्ड लिटरेचर की कैटेगरी में आता है. What is the theater of absurd? तो थिएटर ऑफ एब्सर्ड बहुत ही फेमस ये फ्रेज है. इसमें वो सारे एब्सर्ड लिटरेचर आते हैं थिएटर ऑफ एब्सर्ड में जो मीनिंगलेस होते हैं, जिनका कोई प्लॉट नहीं होता है, जिनका कोई पर्पस नहीं होता है, जो लॉजिकल नहीं होता है, वो सारे लिटरेचर इसमें आते हैं. थिएटर ऑफ एब्सर्ड में इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे इस वीडियो में कि एब्सर्ड लिटरेचर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसे भी देखा जाएगा. इंपॉर्टेंट ऑथर्स देखा जाएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं. इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क भी देखेंगे, वो जो ऑथर्स होंगे उनके इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स होंगे तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे इस कैटेगरी में सभी वो फॉल करेंगे, तो उनके बारे में डिटेल में देखेंगे. नाउ अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि एब्सर्ड लिटरेचर होता क्या है. द टर्म इज अप्लाइड टू अ नंबर ऑफ वर्क्स इन ड्रामा एंड प्रोज फिक्शन which have in common the sense that the human condition is essentially absurd and that this condition can be adequately represented only in works of literature that are themselves absurd. देखिए, द टर्म इज अप्लाई टू अ नंबर ऑफ वर्क्स. ये जो एब्सर्ड लिटरेचर है उन सारे वर्क्स के लिए अप्लाई होता है जो ड्रामा या प्रोज फिक्शन में लिखे जाते हैं. which have in common the sense that the human condition is essentially absurd. और जितने भी ये ड्रामा हो या प्रोज फिक्शन हो, जितने भी ये वर्क्स होते हैं, इसमें जो ह्यूमन कंडीशन में क्या दिखाया गया है, एब्सर्डिटी को प्रेजेंट किया गया है. मीन्स जो ह्यूमन कंडीशन है उनमें कहीं ना कहीं एब्सर्डिटीज को प्रेजेंट किया गया है, मीनिंगलेसनेस को प्रेजेंट किया गया है, लैक ऑफ मीनिंग को प्रेजेंट किया गया है. एंड दिस कंडीशन can be adequately represented only in works of literature that are themselves absurd. और इस तरह के वर्क्स उन लिटरेचर में प्रेजेंट किए जाते हैं जो खुद एब्सर्ड होते हैं. ऐसी लिटरेचर जिसका कोई क्लियर प्लॉट नहीं होता है, जिसकी कोई मीनिंग नहीं होती है. तो एब्सर्ड लिटरेचर का मतलब क्या निकल के आता है कि मिस मीनिंगलेसनेस, लैक ऑफ प्लॉट, इरेशनल, इलॉजिकल, ये सभी चीजें आपको एब्सर्ड लिटरेचर में देखने को मिलेगा. Both the mood and theater of absurdity were anticipated as early as 1896 in Alfred Jarry's French play Ubu Roy, Ubu the King. तो ऐसा माना जाता है कि जो एब्सर्ड लिटरेचर है ये कहाँ से शुरू होता है. अल्फ्रेड जेरी जो कि फ्रेंच राइटर है, उनका प्ले है उबू रॉय करके, वहां से उस फ्रेंच प्ले से स्टार्ट होता है ये एब्सर्ड लिटरेचर 1896 के टाइम पीरियड में. The literature has its roots also in the movements of expressionism and surrealism. अब देखिए ये जो टू मूवमेंट्स है लिटरेचर के, एक्सप्रेशनिज्म और सरेलिज्म, ये भी एब्सर्ड लिटरेचर से जुड़ा हुआ है. कहीं ना कहीं मतलब वहीं से इसकी स्टार्ट होती है एब्सर्ड लिटरेचर की. as well as in the fiction written in 1920s. अब देखिए 1920s में फ्रेंच काफ्का जो कि जर्मन ऑथर हैं, इनका बहुत ही फेमस वर्क है द ट्रायल और मेटामॉर्फोसिस
बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है एब्सर्ड लिटरेचर का। और ये दोनों वर्क तो आपको मस्ट रीड है, जरूर पढ़ना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फॉर नॉलेज। मेटामॉर्फोसिस में क्या इन्होंने दिखाया है, फ्रेंच काफका ने एक पर्सन की इम्पोर्टेंस दिखाई गई कि कब तक वो पर्सन किसी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, जब तक वो वर्क करता है। जैसे वो वर्कलेस हो जाता है उसकी इम्पोर्टेंस खत्म हो जाती है। और फ्रेंच काफका ने इसको प्रेजेंट किया है एक कॉकरोच के माध्यम से कि एक पर्सन कैसे कॉकरोच बन जाता है, तो उसकी यूज जो है वो यूजलेस हो जाता है, फिर वो अनइम्पोर्टेंट हो जाता है फॉर अदर्स। द ट्रायल में इन्होंने क्या दिखाया है कि बेवजह का किसी पर्सन को पुलिस वाले आगे क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं, कोई इसके पीछे रीजन भी नहीं होता है, और फिर उसे पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाता है, फिर उसको ट्रायल में जाना पड़ता है, फिर यही सारी स्टोरी है। तो कोई मतलब मीनिंग नहीं है, बेवजह का कुछ भी हो जा रहा है। तो दिस इज एब्सर्ड लिटरेचर का ये सारे एग्जाम्पल है और जरूर आपको याद रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। The current movement, however, emerged in France after the horrors of World War II as a rebellion against essential beliefs and values of traditional culture and traditional literature. अब ये मूवमेंट कैसे स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, तो फ्रांस से स्टार्ट होता है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड की वजह से जो केओस क्रिएट होता है पूरे वर्ल्ड में, उसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाते हैं लोगों के माइंड में। जो यूथ जनरेशन होती है एट द टाइम की, उन्हें लगता है कि वॉर क्या है, वॉर कैन डिस्ट्रॉय एनीथिंग और एनीबडी। तो वॉर क्या कर सकता है, किसी की भी जो ड्रीम है, किसी की लाइफ है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। सपोज दैट आज की डेट में आप बहुत सारे ड्रीम देख रहे होंगे कि आप पढ़ेंगे, फिर दिस करेंगे, दैट करेंगे, ऐसे जॉब करेंगे, वैसे करेंगे, और अचानक वॉर क्रिएट हो जाए वर्ल्ड लेवल पे या कंट्री लेवल पे, तो व्हाट विल हैपन, आपकी जो ड्रीम है वो कहीं ना कहीं वो अफेक्ट होगी। तो उसी के जो वर्ल्ड वॉर का के बाद जो क्योस वाली हॉरर वाली कंडीशन क्रिएट हो गई थी, उसी की प्रोडक्ट है ये एब्सर्ड लिटरेचर। After the 1940s, however, there was a widespread tendency, especially prominent in the existential philosophy of men of later such as Jean-Paul Sartre and Albert Camus, to view a human being as an isolated existence who is cast into an alien universe. तो देखिए अब क्या होता है, एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी भी आती है 1940s के बाद। और फिर यहाँ पे दो नाम याद रखेंगे एब्सर्ड लिटरेचर में, जीन पॉल सॉर्टर और एल्बर्ट कामू। तो ये जो है क्या व्यू करते हैं कि ह्यूमन बीइंग एज एन आइसोलेटेड एग्जिस्टेंस। इन दोनों ऑथर ने इस चीज को रियलाइज किया कि जो ह्यूमन बीइंग है एक आइसोलेटेड एग्जिस्टेंस हो गई है उनकी। मीन्स ऐसा लगता है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो एलियन यूनिवर्स में रह रहे हैं। To conceive the universe as possessing no inherent truth, value or meaning, and to represent human life in its fruitless search for purpose and meaning. तो ऐसा इन दोनों ऑथर ने देखा है कि जो ह्यूमन लाइफ हो गई है वो वैल्यूलेस हो गई है, ना तो ट्रूथ है, ना वैल्यू है, ना कोई मीनिंग है। और बेवजह की ह्यूमन लाइफ में ना एक फ्रूटलेस सर्च स्टार्ट हो गई है, मतलब मीनिंग और पर्पस को लेकर ना तो कोई पर्पस है ना कोई मीनिंग है, और बेवजह का एक फ्रूटलेस सर्च जो है शुरू हो गया है ह्यूमन लाइफ में। ये सारी चीजें ये लोग विटनेस करते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीजों का जो असर है वो आकर पड़ता है लिटरेचर में, और लिटरेचर की एक न्यू कैटेगरी आती है एब्सर्ड लिटरेचर। As Camus said in The Myth of Sisyphus 1942. एल्बर्ट कामू का बहुत ही फेमस वर्क है एब्सर्ड लिटरेचर में, द मीथ ऑफ सिसिफस 1942। तो इसमें इन सब चीजों को इन्होंने दिखाया है कि जो ट्रूथ, वैल्यू और मीनिंग है वो बिल्कुल नहीं रह गया है। ह्यूमन लाइफ जो है पर्पसलेस हो गया है, मीनिंगलेस हो गया है, और उनकी लाइफ में फ्रूटलेस सर्च दिखाया गया है। इस फ्रूटलेस सर्च का आप एक और एग्जांपल देखेंगे सैमुअल बेकेट का प्ले द वेटिंग ऑफ गैडोट में। As Eugene Ionesco, French author of The Bald Soprano 1949, The Lesson 1951 and other plays in the theater of the absurd has put it. देखिए यहाँ पे
यूजिन आयनेस्को जो कि फ्रेंच ऑथर है, इनका वर्क है द बाल सुप्रानो करके 1949 और इनका सेकेंड वर्क है द लेसन 1951। इनमें भी एब्सर्ड लिटरेचर की जो चीजें हैं वो आपको देखने को मिलेगा, ये एब्सर्ड लिटरेचर के कैटेगरी में आते हैं ये दोनों प्लेस। Cut off from his religious, metaphysical, and transcendental roots, man is lost. All his actions become senseless, absurd, useless. तो यही कहा गया है कि जो ह्यूमन बींग हो गए हैं, उनका धर्म से जो भरोसा है वो क्या हो गया, उठ गया है, और वो क्या हो गए, लॉस्ट हो गए। मतलब मैन इज लॉस्ट, वो खो गए हैं, मतलब उन्हें नहीं पता कि उनका क्या एग्जिस्टेंस, उनका अस्तित्व क्या है, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इस तरह से उनकी लाइफ जो होती है वो सेंसलेस हो जाती है, एब्सर्ड हो जाती है, यूजलेस हो जाती है। और इसको आल्सो यहाँ पे रिमार्क किया इन्होंने, क्या रिमार्क किया कि पीपल ड्राइंग इन मीनिंगलेसनेस कैन ओनली बी ग्रोटेस्क, देयर सफरिंग कैन ओनली अपीयर ट्रेजिक बाय डेरिजन। तो आइनेस्को कहते हैं कि जो लोगों की लाइफ क्या होगी, मीनिंगलेस हो गई है, सफरिंग उनकी जो हो गई है वो ट्रेजिक हो चुकी है। मतलब एक तरह से लोगों की लाइफ क्या हो गई है, बहुत ज्यादा उनकी लाइफ में ट्रेजेडी क्रिएट हो गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑथर जो हम देखेंगे एब्सर्ड लिटरेचर में वो है सैमुअल बेकेट, द मोस्ट इमिनेंट एंड इन्फ्लुएंशियल राइटर इन दिस मोड both in drama and in prose fiction was an Irishman living in Paris who often wrote in French and then translated his works into English. सैमुअल बेकेट जो ड्रामा भी लिखा करते थे, प्रोज फिक्शन लिखा करते थे, तो इनके वर्क्स में आपको एब्सर्डिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। ये पेरिस में रहते हैं, आयरिश ऑथर हैं और पेरिस में रहकर ये लिखा करते हैं फ्रेंच में। पहले ये अपने वर्क को लिखते हैं, लेटर देन ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो कोई भी जो मूवमेंट वगैरह क्रिएट होता है, स्टार्ट होता है इंग्लिश लिटरेचर में, तो उसके पीछे की जो सोशल पॉलिटिकल बैकग्राउंड होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो था वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है एब्सर्ड लिटरेचर को लेकर। His two act and scene plays such as Waiting for Godot 1954 and Endgame 1958 project the irrationalism, helplessness, and absurdity of life in dramatic forms that reject realistic settings. सैमुअल बेकेट का टू एक्ट प्ले है वेटिंग फॉर गॉडट। इसमें आप देख ये 1954 का वर्क है और एंड गेम 1958 का वर्क है। इसमें इन्होंने इरेशनलिज्म को प्रेजेंट किया, हेल्पलेसनेस से उसको प्रेजेंट किया, जो लाइफ की एब्सर्डिटी है उसे ड्रामेटिक फॉर्म में बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है और उन्होंने बताया है, एक रियलिस्टिक सेटिंग दी है और दिखाया कि कैसे ह्यूमन लाइफ जो है इरेशनल हो चुकी है, हेल्पलेस हो गए ह्यूमन बीइंग और उनकी लाइफ बहुत ज्यादा एब्सर्ड से भरा हुआ है। लॉजिकल रीजनिंग और अ कोहेरेंटली इवॉल्विंग प्लॉट। तो यहाँ पे एक जो प्लॉट है उसका भी कोई मतलब अच्छा सा कोई नीट प्लॉट भी नहीं है। तो ऐसे ही नॉर्मली बिना प्लॉट के इस तरह के जो प्लेस होते हैं वो लिखे जाते हैं। वेटिंग फॉर गॉडट में क्या होता है कि प्रेजेंट्स टू ट्रैम्प्स इन अ वेस्ट प्लेस fruitlessly and all but helplessly waiting for an unidentified person, Godot, who may or may not exist and with whom they sometimes think they remember that they may have an appointment. As one of the remarks, nothing happens, nobody comes, nobody goes, it's awful. वेटिंग फॉर गॉडट में सैमुअल बेकेट क्या करते हैं, टू ट्रैम्प्स को प्रेजेंट करते हैं जो हेल्पलेसली और फ्रूटलेसली वेट कर रहे होते हैं एक अननोन पर्सन का जिसका नेम है गॉडट, जिसे वो जानते तक नहीं है और उसका वो इंतजार करते हैं। साथ में उन्हें भी ये नहीं पता जो गॉडट है व्लादिमीर और ये वेट कर रहे हैं गॉडट का, तो उसमें इनको बिल्कुल नहीं पता कि गॉडट है कौन और फिर वो उसका वेट क्यों कर रहे हैं, बट दे आर वेटिंग। नहीं पता कि क्यों वेट कर रहे हैं बट दे आर वेटिंग इन द प्ले। तो यही है एब्सर्डिटी। Like most works in this mode, the play is absurd in the double sense that it is grotesque, comic, and also irrational and consequential. तो देखिए जैसे भी दूसरे एब्सर्ड प्लेस होते हैं वैसे सैमुअल बेकेट के ये दोनों प्लेस जो होते हैं इसमें भी डबल सेंस निकलता है। एक ग्रोटेस्कली ये कॉमिक है, साथ में इरेशनल भी है और इसका कोई कंसिक्वेंस भी नहीं निकल के आता है।
बिकॉज वो इंतजार करते हैं बट गॉडॉट आता ही नहीं है, तो उसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकला कि वो क्यों गॉडॉट का वेट कर रहे थे और गॉडॉट आया भी नहीं. It is a parody not only of the traditional assumptions of Western culture, but of the conventions and the generic forms of traditional drama, and even of its own inescapable participation in the dramatic medium. तो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल एजम्पशन है वेस्टर्न कल्चर का, इसका ये पैरोडी भी प्रेजेंट किया गया है. जो सैमुअल बेकर की ये दोनों प्ले है, वेटिंग फॉर गॉडॉट और एंड गेम में, तो वेस्टर्न कल्चर का एक तरह से पैरोडी किया गया है कि किस तरह से वेस्टर्न कल्चर जो है वो डिक्लाइन हो रही है, बर्बाद हो रही है. द lucid but aiding and pointless dialogue is often funny and pratfalls and other modes of slapstick are used to protect the alienation and tragic anguish of human existence. एब्स्ट्रैक्ट लिटरेचर में आपको ये पॉइंट्स भी देखने को मिलेगा. जो डायलॉग्स होते हैं ऑफन फनी होते हैं, कोई मतलब नहीं होता है उन डायलॉग्स का और उससे कोई मतलब निकल के भी नहीं आता है. साथ में एलिनिएशन जो है वो दिखने को मिलेगा. जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है उनका ट्रेजिक एंग्विश देखने को मिलेगा. तो ये सारी चीजें आपको एब्स्ट्रैक्ट लिटरेचर में देखने को मिलता है. Beckett's prose fiction such as Melendais 1958 and The Unnameable 1960 present an anti-hero who plays out the absurd moves of the end game of civilization. Beckett का ही ये प्रोज फिक्शन है मेलेंडाइज और अननेमेबल. इन दोनों वर्क में जो एंटी हीरो होता है वो कैसे सिविलाइजेशन के एंड गेम को आगे बढ़ाता है, मतलब कैसे वो रीजन बनता है सिविलाइजेशन के एंड को लेकर. नेक्स्ट ऑथर जो इस कैटेगरी में आते हैं वो है जीन गैनेट, हु कंबाइंड एब्सर्डिज्म एंड डायबोलिज्म. तो इन्होंने एब्सर्डिज्म और डायबोलिज्म दोनों जो टर्म है इसको कंबाइन कर रखा है. द इंग्लिशमैन हेरोल्ड पिंटर एंड अमेरिकन एडवर्ड एल्बी आर इन सिमिलर मोड. ये दो नाम भी आपको याद रखना होगा, हेरोल्ड पिंटर और एडवर्ड एल्बी. द प्लेस ऑफ टॉम स्टॉपवर्थ सच एज रोसेनक्रेट्ज एंड गिल्डरस्टन आर डेड 1966. The Travesties 1974. टॉम स्टॉपार्ड का जो फेमस वर्क है रोसेनक्रेट्ज एंड गिल्डरस्टन आर डेड, जो कि 1966 का वर्क है, और ट्रेवेस्टीज 1974 का वर्क है, ये भी बहुत ही फेमस वर्क है एब्स्ट्रैक्ट लिटरेचर की कैटेगरी में. There are also affinities with this movement in the numerous recent works which exploit black comedy और black humor. कहीं ना कहीं एब्स्ट्रैक्ट लिटरेचर में आपको ये चीज भी देखने को मिलता है, ब्लैक कॉमेडी और ब्लैक ह्यूमर जो है वो भी आपको देखने को मिलता है. बेलफुल नेव और इनेप्ट कैरेक्टर्स व्हाट आइनेस्को कॉल्ड अ ट्रेजिक फार्स. आइनेस्को का टर्म है ट्रेजिक फार्स, तो ये ट्रेजिक फार्स जो है वो भी देखने को मिलता है. In which the events are often simultaneously comic, horrifying and absurd. जिसमें events क्या होते हैं, comic होते हैं, horrifying होते हैं, absurd होते हैं, और जो characters होते हैं वो baleful होते हैं, new होते हैं, inept होते हैं. Examples are Joseph Heller's Catch-22 1961. देखिए ये कुछ और important works है जो abstract literature से related है, जिसमें जोसेफ हेलर्स का Catch-22 आता है, थॉमस पिंचन का 5 आता है, जॉन एर्विंग्स का द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू गार्प आता है, और गुंटर ग्रॉस जो कि हैं ये जर्मन ऑथर हैं, और अमेरिकन कुर्ट वॉनगेट, ये भी काफी फेमस राइटर्स हैं इस कैटेगरी के. जॉन बार्थ हैं. स्टैनली कुब्रिक्स का जो डॉक्टर स्ट्रेंगलो है, ये सभी वर्क्स एब्स्ट्रैक्ट लिटरेचर की कैटेगरी में आते हैं. More recently, some playwrights living in totalitarian regimes have used absurdist techniques to register social and political protest. ऐसे बहुत से ऑथर हैं जो सोशल और पॉलिटिकल प्रोटेस्ट अगर उनको करना होता है, मतलब उनको कोई ऐसा इश्यू है जो सोशल लेवल पे उन्हें लगता है कि ह्यूमन जो एग्जिस्टेंस उसके अगेंस्ट है, या कोई पॉलिटिकल इश्यू है जो ह्यूमन लाइफ के अगेंस्ट है, तो उसको वो क्या करते हैं, अराइज करते हैं अपने लिटरेचर में एब्सर्डिटीज के माध्यम से. अब थोड़ा सा हम समराइज कर लेते हैं इस वीडियो में जो कुछ हमने पढ़ा है, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है. तो समराइज क्या करते हैं,
जो हमने अभी तक इस वीडियो में पढ़ा है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये शुरू कहाँ से होता है। एब्सर्ड जो लिटरेचर है फ्रांस से शुरू होता है। वर्ल्ड वॉर के जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड है उसके खत्म होने के बाद जो उसकी वजह से हॉरर वाली सिचुएशन क्रिएट होती है और केओस वाली सिचुएशन क्रिएट होती है, तो वहीं से फ्रांस से स्टार्ट होता है। एब्सर्ड का मतलब क्या होगा? मीनिंगलेसनेस, लैक ऑफ मीनिंग, लैक ऑफ प्लॉट, एलिनेशन, फ्रूटलेस, सर्च ऑफ पर्पस एंड मीनिंग। तो ये एब्सर्ड लिटरेचर जो वर्ड है इसका मीनिंग है और ये सभी चीजें आपको एब्सर्ड लिटरेचर में देखने को मिलेगा। एब्सर्ड लिटरेचर, प्रेजेंस ऑफ एबो इन लिटरेचर, तो ये सारी चीजें जब लिटरेचर में आ जाए तो दैट इज कॉल्ड एब्सर्ड लिटरेचर। एब्सर्ड थिएटर, वो सारे लिटरेचर जिसमें एब्सर्डिटी देखने को मिलता है वो एब्सर्ड थिएटर के कैटेगरी में फॉल करते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या हमने देखा है कि एक्सप्रेशनिज्म, सरेलिज्म, ये सभी एब्सर्ड लिटरेचर से रिलेटेड है। एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी भी ये जिक्र हुआ है इस एब्सर्ड लिटरेचर में। ग्रोटेस्कली कॉमिक, ट्रेजिक फार्स, एब्सर्डिज्म, डायबोलिज्म, तो ये सब कुछ आपको देखने को मिला है। ये सारे टर्म्स। ट्रेजिक फार्स किसने कॉइन किया है? आयनेस्को ने। फ्रेंच काफ्का, जर्मन ये ऑथर है। इनका जो वर्क है द ट्राई 1925 का वर्क है, मेटामॉर्फोसिस 1915 का वर्क है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं इस स्लाइड में? जो ऑथर से इंपॉर्टेंट ऑथर से और उनके वर्क से एब्सर्ड लिटरेचर से रिलेटेड उनके बारे में देख रहे हैं। तो फ्रेंच काफ्का को नहीं भूलेंगे। जीन पॉल सॉर्टर जो कि फ्रेंच ऑथर हैं, इनका वर्क है बिंग एंड नथिंगनेस 1943 का वर्क है। एल्बर्ट कामू जो कि फ्रेंच ऑथर है, इनका वर्क है द मीथ ऑफ सिसिफस 1942। यूजिन आयरस्को जो कि फ्रेंच ऑथर है, द बार्ड सोप्रानो 1949, द लेसन 1951। सैमुअल बेकेट वेटिंग फॉर गॉडट 1954, एंड गेम 1958। फ्रेंच ऑथर है, सॉरी ये आयरिश ऑथर है और फ्रांस में रहकर लिखते हैं। मेलन डाइस भी इनका वर्क है, प्रोज वर्क है 1958 का। द अननेमेबल 1960 का। हेरोल्ड प्रिंटर इंग्लिश ऑथर है, द बर्थडे पार्टी इनका फेमस वर्क है 1957 का। द केयर टेकर 1960, द रूम 1960। एडवर्ड एल्वी अमेरिकन ऑथर है, हुज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया 1962 का वर्क है। द जू स्टोरी 1959 का वर्क है। अब देखिए इसमें ये सारे जो ऑथर्स हैं और ये जो वर्क्स यहाँ पे जिक्र किए गए ना, ये मोस्टली इम्पोर्टेंट है और इन्हें तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। इन्हें जरूर आपको डिटेल में स्टडी करनी चाहिए। टॉम स्टॉपर्ट, रोसेनक्रेट्ज एंड गिल्डस्टन आर डेड 1966 का वर्क है। ट्रेवस्टिस 1974 का इन्हीं का वर्क है टॉम स्टॉपर्ट का। जोसेफ हेलर्स का कैच 22 वर्क्स है 1961 का। थॉमस पिंचेस 5 1963। जॉन इरविंग्स द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू गार्प 1978 का वर्क है। जर्मन गुंटर ग्रास क्रैब वॉक 2002। कैट एंड माउस 1961। तो जर्मन ऑथर है गुंटर ग्रास, ये भी फेमस है। अमेरिकन कुर्ट वॉर्नगेट जूनियर शॉर्टर हाउस 5 1969, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क इनका। प्लेयर पियानो 1952। तो ये सभी वर्क्स आपको डिटेल में थोड़ा सा देखना होगा। जॉन बार्थ गाइल स्कॉट बाय 1966, द फ्लोटिंग ओपेरा 1957, स्टैनली कुब्रिक डॉक्टर स्ट्रेंज गुलो। तो ये सभी बहुत ही फेमस वर्क है एब्सर्ड लिटरेचर से रिलेटेड, जिनकी समरी आपको एक बार जरूर रीड करनी चाहिए और उससे रिलेटेड कुछ मेन पॉइंट्स, एटलीस्ट 10 पॉइंट्स हर वर्क से रिलेटेड आपको नोट्स बना लेनी चाहिए। Now I want to sum up this video and really very thanks to all to be here. तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।